तो स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में प्राचीन इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हमने आपको एक सेट करा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और यदि आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जा करके आप पहले तो टेस्ट दीजिए साथी, है ना। और वहां पर आपका OMR सीट होगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेस्ट आपको OMR पर ही देना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वह कैसा है, ऑफलाइन पेपर है। ठीक है, चलिए बढ़ते। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना आपको। मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, तो बिल्कुल सही है साथी। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। तो जब आप अपना टेस्ट देखेंगे तो उस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 40 तक हमने जो है साथी कल आपको करवा दिया था। ठीक है साहब, तो आप मिलाते रहिएगा अपना। चलिए थोड़ा सा देखेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति को लेकर के। तो नवपाषाण काल को दो भागों में बांटा गया है, या कहा जाए कि दो चरणों में समझा जाता है। एक तो गैर मृदभांड काल और दूसरा होता है मृदभांड काल। और मृदभांड काल के अंतिम चरण में आप देखेंगे तो लोगों ने धातु का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। धातु में कौन सा धातु? तो सबसे पहले लोगों ने तांबा का प्रयोग किया हुआ है, यानी तांबे के औजार के साथ साथ हालांकि पत्थर के औजार भी उस समय मिल रहे थे, ऐसा नहीं कि पत्थर साथ हो गया, नहीं। इसीलिए इस पूरे संस्कृति को तांबा और पत्थर को मिला करके ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका नाम ताम्रवती या तांबे वाली जगह है? तो साथ ही इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा आहार, यानी आहार कहीं कहीं बोलते हैं, तो सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे आहार संस्कृति को लेकर के, तो यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। इस क्षेत्र के ताम्रपाषाणी संस्कृति को क्या बोलते हैं? बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ इस क्षेत्र का एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, ध्यान रखिएगा। आहड़ कौन सा स्थल? ताम्रपाषाणिक स्थल है। और इसी कारण से इस संस्कृति को आहार संस्कृति बोलते हैं। आहार को ही साथ ही इसका जो प्राचीन नाम था वह तांबावती था, या तांबे वाली जगह कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे मृदभांड मिले हैं? तो ब्लैक एंड रेड पोट्री मिला है, तो आप कह सकते हो ब्लैक एंड रेड पोट्री यहाँ से देखने को मिले हुए हैं। और ब्लैक से बना हुआ है, रेड पे उस पर धारी बना हुआ है, लेकिन उस पर सफेद कलर का साथ ही बहुत सारे मॉडल बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं सफेद रंग से, ध्यान रखिएगा। तो सफेद रेखित चित्र से सजाया गया है, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से गोलीदार तस्तरी मिली हुई है। गोलीदार तस्तरी करने का मतलब इसे तस्तरी बनाया गया है और इसमें साथ ही ऐसे पैर बनाया गया है ताकि ये तस्तरी गिरे ना। तो अगर आपसे पूछे गोलीदार तस्तरी कहाँ से मिली है, तो आपका जवाब होगा कहाँ से? आहार से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नौदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि नौदा टोली से चित्रित काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हुए हैं। अगला कह रहा है कि जो कैथा संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। कहने मतलब कैथा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति एक ही समय के हैं। अगला कह रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन GR शर्मा ने कराया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नौदा टोली का उत्खनन GR शर्मा साहब ने नहीं कराया था, बल्कि HD संकालिया साहब ने कराया था। किसने? HD संकालिया। तो याद रखेंगे HD संकालिया साहब ने करवाया था। ये वाला आपका गलत है और आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो इस कार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम मालवा संस्कृति की बात करते हैं तो यह ताम्रपाषाणी संस्कृति कहाँ पे बनी हुई थी? MP में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, कैथा, एरच, नागदा और नौदा टोली ये कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जो कि कहाँ पे पड़ेंगे? MP में पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नौदा टोली हम लोग महाराष्ट्र करके गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नौदा टोली की अगर हम बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है और यहाँ से चित्रित काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं और काले रंग के चित्रों से इनको सजाया गया है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे कि मालवा मृदभांड को सभी ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो मालवा से जो मृदभांड मिले हुए हैं साथी वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। नौदा टोली का उत्खनन कौन कराया है? प्रोफेसर HD संकालिया के द्वारा कराया गया है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणिक स्थल से एक घर से तांबे के 29 कंगन मिले हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तांबे का 29 कंगन कहाँ से मिला हुआ है?
तो साथ ही ये कैथा से, जिसे आप कैथ संस्कृति बोलते हो, यहाँ से मिला है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा पहला ए। देखिए कैथा या कैथा की बात करेंगे तो यह संस्कृति काली सिंधु नदी के पास निकली हुई है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। यानी उस समय हड़प्पा सभ्यता भी बन रहा है जब कैथा सभ्यता अस्तित्व में है। ठीक है, कैथा के एक घर में तांबे की 29 कंगन मिले हैं। कितने कंगन? 29 कंगन मिले हैं। कैथा संस्कृति की बस्तियां कैसे थी? किले बंद हैं। अभी आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां हमें किले बंद देखने को मिलेंगी, और इसी तरह से आप देखेंगे कैथा के लोग भी अपनी बस्तियों को किलों से घेर रहे हैं साथी। अगला सवाल था, प्रसिद्ध ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव कहाँ पे है? तो साहब याद रखेंगे इनाम गांव साहब पड़ता है महाराष्ट्र में। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कुछ ताम्र पाषाणिक स्थल है, जैसे अहमदनगर जिले में जोरवे है, निवास है, दैमाबाद है। पुणे में आप देखेंगे चंदौली है, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। अब चूंकि ऑप्शन में नहीं था सोनगांव और इनाम गांव, इसीलिए महाराष्ट्र ही हम लोग मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा जिला है। ठीक है, और गोदावरी नदी के तट पर अगर आप देखेंगे साथी तो यहाँ पे दैमाबाद यहाँ का प्रमुख स्थल। तो कभी कभी पूछ लेता है दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर साथी। अगला, निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से रथ चलाते हुए मनुष्य की तांबे की मूर्ति मिली हुई है? रथ चलाते हुए मनुष्य की तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? तो साथी सही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद, यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे दैमाबाद को लेकर के, तो यहाँ से तांबे की कुछ वस्तुएं मिली है, जैसे रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड का साइन मिला हुआ है, गैड़े का साइन मिला हुआ है, और हाथी की आकृति मिली हुई है। दैमाबाद से आप देखेंगे तो जौ, गेहूं, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं से चावल भी देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत सारे कलश सावधान मिले हुए हैं। ये कलश साथी घर के फर्श के नीचे दफनाए गए हैं। काले पालिश युक्त हल्के पांडुरंग वाले मृदभांड भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। कहाँ से? दैमाबाद से। पर ये ऊपर वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ताम्र पाषाणिक है और उत्तर प्रदेश में स्थित है साथी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इमलीडीह हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथी। सोघौरा ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ताराबीह ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? ताराबीह कहाँ पे है? बिहार में। तो जहां जहां तीन है उसे काट दीजिए। सोनपुर तो आप जन्म करते हैं बिहार का है, सोनपुर मेला है ना, तो ये भी आपका बिहार में पड़ता है। ताम्र पाषाणिक स्थल है, 3 4 काट दीजिए। तो बचा कौन? 1 और 2, यानी बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। देखिए ताम्र पाषाणिक स्थल है, प्लीज इसे याद रखिएगा। बिहार में आप देखेंगे चिरांद, चिरांद आप देखेंगे ताम्र पाषाणिक भी है, नौ पाषाणिक भी है ना। सेनुवार, सोनपुर, ताराबीह ये बहुत पेपर में आता है। पश्चिम बंगाल में देखेंगे पांडु, राजा, ढीरवी होगा और महिष दल, ये भी पेपर में आता है। उत्तर प्रदेश का तो आता है इमलीडीह, नरहन, सोघौरा, हैराडीह और साईपाई, ये उत्तर प्रदेश में है। साईपाई पिछले बार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का महत्व है? यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के इंपॉर्टेंस के बारे में गा रहा है कि भाई क्यों महत्वपूर्ण है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी समय होता है। यानी अभी तक जैसे ग्रामीण कृषक, जैसे आज के गांव में लोग रहते हैं ना, वो ताम्र पाषाण काल में यानी ताम्र पाषाण संस्कृति में ही लोग गठित हुए, बिल्कुल सही है। इस समय आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी, जैसे आज के लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है। इस समय मातृ देवी और वृषभ की पूजा बहुत ज्यादा किया जाने लगा, बिल्कुल सही है साथी, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ताम्र पाषाण की क्या महत्व थी, तो इस काल में संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन होता है। इस काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी है। विशेष प्रकार के चित्रित मृदभांड अब जो है बहुत डिजाइन वाला देखने को मिलता है। आहार संस्कृति के लोग काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे और सफेद रंग के डिजाइन करते थे। मातृ देवी और वृषभ की पूजा अब देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बेहतर रूप से हमें कहा के देखने अभी आगे चल के जैसे हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो और सुंदर दिखाई देने लगेगा वृषभ पूजा, और बहुत पूजा होने लगेगा आगे चल के। आगे ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है। अच्छा, महाराष्ट्र के लोग के बारे में पूछा है साथी, तो वो उत्तर दक्षिण के दिशा में दैमाबाद से जो मिला है, उत्तर दक्षिण दिशा में लोग दफनाए जाते थे। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए
महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, यहाँ के पुरास्थल जो हमें मिले हैं, यहाँ के जो मृतक थे उनको उत्तर दक्षिण दिशा में फर्श के नीचे, घर के फर्श के नीचे दफना देते थे। समझ रहे बात को, कितना खतरनाक होता था। रात में अगर आप उठ जाइए कभी वॉशरूम तो फिर मतलब समझिए गए। आगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आप जानते हैं कि यह साथ ही संस्कृत मंत्रालय की तरह काम करता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा राइट। अगला सवाल है कि देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पे स्थित है? आपसे लोकेशन पूछ रहा है। तो साथ ही ये भोपाल एमपी में पड़ता है, तो इस तरह से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में पड़ता है। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त साथी संगठन है। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक स्थल को खोज करने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में पड़ी थी, यह वाला स्टेटमेंट भी सही है साथी। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। अगर हम बात करेंगे भारत में प्रागैतिहासिक स्थल को कौन खोजता है, तो हमारे यहाँ जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग है वही खोजता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम जी को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पड़ती है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है, जबकि 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। इस समय आप देखेंगे तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल साहब हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है, और इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोंडी गाग सुरतुकोई ये अफगानिस्तान में पड़ता है साथी। कहाँ पे पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, यही जो है भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लोकेशन को याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता वो 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अफगानिस्तान में 2 लोकेशन है, कौन सा? मोंडी गाग और सुरतुकोई। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो 3 प्रांत है पाकिस्तान के। कौन कौन से प्रांत हैं? एक तो आपका दक्षिण बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जो एरिया है, अगर मैं पाकिस्तान को बनाऊं थोड़ा सा तो इस तरह से देखेंगे तो जो पाकिस्तान का जो दक्षिण वाला एरिया है, ये वाला एरिया बलूचिस्तान जो कि अलग होने के कगार पे है, ये वाला एरिया यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है साथी। और जो इसका पंजाब प्रांत और सिंधु प्रांत है, यहाँ पर भी देखने को हमें मिलता है। तो 3 लोकेशन याद रखेंगे पाकिस्तान का, एक तो आपका दक्षिण में बलूचिस्तान और आपका सिंधु प्रांत और आपका पंजाब प्रांत। पंजाब हमारे यहाँ भारत वाला पंजाब नहीं, उसका पंजाब प्रांत है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में स्थित नहीं है। अब यहाँ से सही से समझिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सुतकांगे डोर है साथी, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान में, भारत में नहीं है। तो इस प्रकार डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए पाकिस्तान में कौन कौन लोकेशन पड़ता है, तो सबसे पहले दक्षिणी बलूचिस्तान में आपका सुतकांगे डोर, सोतका कोट, डाबरकोट और बालाकोट ये पड़ता है, भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन है? मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो देखना, जुडे जोधड़ो, आमरी, कोटी दीजी, अली मुराद, ये सब जो है सिंध प्रांत में है। कहाँ से? पाकिस्तान। पंजाब प्रांत में हड़प्पा है, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चकपुरवानी, ये पंजाब प्रांत में पड़ता है साहब। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में स्थित है? भारत में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे तो साथ ही ये मांडा, रोपड़, सगोल ये सभी के सभी भारत में स्थित हैं। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। भारत में कौन कौन है? तो आप देखेंगे जम्मू प्रांत में तो मांडा पड़ता है, रोपड़ में, पंजाब में आप देखेंगे रोपड़, कोटल, हिंग के खान, चक 86, बाड़ा, सगोल और डेर मजरा। हरियाणा में आप देखेंगे बनावली, मिठाकल, सिसवल, बाखावली, राखीगढ़, बालू पड़ता है। उत्तरी राजस्थान में आप देखेंगे कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आलमगीरपुर पड़ता है, बड़गांव पड़ता है, हुलास पड़ता है। अभी और डिटेल में इस पर चर्चा होगी। गुजरात में आप देखेंगे साथी तो देसलपुर, सुरकोतरा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजदीप, प्रभास पाटन, भगतराव, नागेश्वर, कुदासी, मेधम, शिकारपुर। भाई साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपसे पेपर में अगर कुछ पूछा जाएगा तो साथी यही पूछा जाएगा कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में है और भारत के कौन से राज्य में है। जैसे आपसे पूछेगा
कि भाई ये बताओ, या तो मिलान करने के लिए आएगा सूची 1 का सूची 2 से मिलान। एक तरफ देगा आपसे राज्य, राज्य का नाम दे देगा, और दूसरी तरफ दे देगा स्थल, और आपको मिलान करना होगा। ऑप्शन में दे देगा बनावली, मिलान करना होगा हरियाणा से। ऑप्शन में दे देगा हुलास, तो मिलान करना होगा उत्तर प्रदेश से। समझ रहे ना, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, तो इसको बहुत रटने की जरूरत है, तो आप इसको रट लीजिएगा साहब। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। दैमाबाद से कांसे का एक रथ प्राप्त हुआ है, बिल्कुल प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान होगा, अभी ऊपर चर्चा किया गया था। जिसे नग्न पुरुष चला रहा है, बात सही है। दैमाबाद को सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल माना जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन था, इसलिए सबसे दक्षिण में स्थित भी है। बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोनों आपके सही हैं, दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए दैमाबाद कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर दैमाबाद महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिला। नदी कौन सी है सर, गोदावरी नदी के तट पर, और यह सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। दैमाबाद में कांसे का रथ प्राप्त हुआ जिसे एक नग्न पुरुष चला रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी है साथी, वो त्रिभुज के आकार का है। आप देखेंगे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, ठीक है, अगर थोड़ा सा ऐसे बनाए तो इस तरह से ये देखने को मिलता है साहब, इस तरह से, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कुछ इस तरह से, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और यहाँ पे दैमाबाद, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम दक्षिण में सुतकांगी डोर है, ठीक है। तो इस तरह से इसके आकार जो है हमें देखने को मिलता है। इसका विस्तार हड़प्पा सभ्यता का कुछ इस तरह से है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। बहुत ही आसान सा सवाल साथी, सबसे पूर्वी स्थल आपसे पूछ रहा है कौन सा है। तो अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल में आता है। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लेकर के, तो सबसे पूर्व में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिले में। नदी कौन सी है, हिंडन नदी। सबसे पश्चिम की अगर बात करेंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। लोकेशन साथ ही सुतकांगी डोर। नदी कौन सी है, दासक नदी, अभी इस पर चर्चा होगी। फिर आगे अगर हम देखेंगे आलमगीरपुर और सुतकांगी डोर, यानी सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के बीच में कितना दूरी पड़ता है, तो लगभग में साथी 1600 किलोमीटर दोनों के बीच में। जबकि ऊपर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ मांडा है लद्दाख में, ठीक है, मांडा है लद्दाख में। नदी कौन सी है, चिनाब नदी। ये सबसे उत्तरी स्थल है। फिर उसके बाद दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिण में महाराष्ट्र में लोकेशन पड़ता है दैमाबाद, जो कि नदी कौन सी है साथी, गोदावरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है, याद रखेंगे, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। अब मांडा और फिर दैमाबाद के बीच में लगभग में साथी 1400 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, यानी इसका पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण में कम चौड़ाई है। ये भी फैक्ट में पूछेगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बात तो सही है। हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भाग में मिलता था, हाँ भाई ये भी बात जानते हैं, एक ऊंचा था एक नीचा था, सही है। चनहूदड़ो का नगर 3 भागों में बटा था, चनहूदड़ो 3 भागों में बटा था क्या आपको याद है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर कौन सा था जो कि 3 भाग में बटा हुआ था। तो आप बोलोगे सर धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा, ना कि चनहूदड़ो। तो इस प्रकार से ये गलत। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन जरूर था, बिल्कुल सही है, आंगन हुआ करता था। सी वाला सही नहीं है, यही आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो जवाब होगा आपका सी राइट आंसर, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता की अगर हम टाउन प्लानिंग को समझेंगे तो सड़कें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, तो 90 डिग्री पर, यानी एक सड़क ऐसे एक सड़क ऐसे। नगर जो है 2 भाग में बटा हुआ है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पे लोग क्या बनाते थे, दुर्ग बनाते थे या किले बनाते थे, जबकि पूरब टीला कैसा था, नगर था। जैसे ऐसे कैसे गांव हो गया, तो यहाँ पे पूरब में लोग रहते हैं और पश्चिम में बड़े बड़े भवन बना दिए गए, वो, ठीक है। धौलावीरा से आप देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि 3 भाग में है, यानी यहाँ पे एक मध्य वाला भाग भी है और लोग 2 भाग में है, पर ये 3 भाग में है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था। अगर कोई घर बनाया हुआ है तो घर के बीच में आंगन जरूर है। हम लोग के यहाँ भी था, अब नहीं है, अब जगह कम पड़ रहा है तो अब नहीं है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सही है। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे हम R37 के नाम से जानते हैं, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, सी हो जाएगा आपका राइट। अरे अरे गलत 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 हो जाएगा भाई, सी नहीं, सी, रुकिए रुकिए, ये सिंधु नदी दिया हुआ है, रावी नदी के तट पर स्थित है, माफ करिएगा भाई।
ठीक है, कौन सी नदी होगी यहाँ पे? रावी नदी, ध्यान नहीं पड़ा, रावी नदी पर होगा। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसी ही गलती हो जाता है, आपसे भी हो जाता होगा तो हमसे भी हो गया है ना। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल सही है, आपने डी चुना तो बिल्कुल ही सही होगा। डी दिए हैं साहब, है ना, ठीक है, डी दिए हैं। हड़प्पा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा स्थल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। जिला कौन सी है? माउंट गोमरी जिला। नदी कौन सी है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो 1826 में किया गया, चार्ल्स मेसन के द्वारा। इसका उत्खनन किसने किया? तो आप बताओगे सर 1921 में किया गया। किसने किया? दयाराम साहनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहला कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है जिसे हम समाधि R37 कहते हैं, और ये पेपर में बार बार आता है। समाधि R37 कहाँ से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा हड़प्पा से। अगला सवाल है मित्रों की निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास मिले हुए हैं? कहाँ से मिले हुए हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हड़प्पा से ये चीजें मिली हुई हैं, तो इस प्रकार से सही जवाब आपका पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के दुर्ग टीले जो हैं, दुर्ग टीला मतलब कौन सा? पश्चिम का, उसे एबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऊंचाई पर है ही, है ना। अब दुर्ग टीले पर क्या क्या बना हुआ है? इस पर साथ ही बना हुआ है अन्नागार, जिसमें अनाज रखते हैं। अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं और श्रमिकों के आवास भी देखने को मिले हैं दुर्ग टीले पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से धातु बनाने का मूसा भी मिला है, लोग धातु भी बना रहे हैं। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में, जैसे नगर क्षेत्र जो है ये तो आपका हो गया जहाँ पे वो रखते हैं, ये आपका हो गया नगर क्षेत्र। और नगर क्षेत्र के दक्षिण में आप जब देखने आएंगे तो ये लोग कब्रिस्तान बनाए हुए हैं जिसे हम R37 के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस टीले को हम स्तूप टीला भी कहते हैं? जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा साथी, है ना। स्तूप टीला किसे कहा जाता है? तो स्तूप मोहनजोदाड़ो का टीला साथी स्तूप टीला के नाम से फेमस था। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो को लेकर के, तो कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, लोकेशन लरकाना जिला। नदी कौन सी? सिंधु नदी के दाहिने तरफ, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है प्रेतों का टीला या सिंधु का बाग, इसी कारण से इसे साथी जो है साथी हम स्तूप टीला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। किसने किया? R.D. बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को हम स्तूप टीला भी कहते हैं क्योंकि इस पर कुषाण काल का एक स्तूप भी बना हुआ है, इस कारण से इसको स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो जवाब होगा आपके साथ ही विशाल स्नानागार। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ से हमें स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास देखने को मिलता है। ठीक है, स्नानागार की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल था। स्नानागार के दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, इसके फर्श साथ ही पक्की ईंट के बने हुए थे। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से कोई धर्मानुष्ठान के समय किया जाता था। इतिहासकार मार्शल ने इसे विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है, ध्यान रखिए। करा की उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया जा रहा साथी, तो जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया तो इसका जो निचला भाग था, दो भाग में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो निचला वाला पार्ट था, ठीक है, इसे तीन पार्ट में बांटा गया। एनसीईआरटी में इसे तीन पार्ट में बांटा गया, तीन क्षेत्र में बांटा गया था। एक क्षेत्र को HR क्षेत्र के नाम से जाना गया और एक को VS क्षेत्र के नाम से जाना गया, एक को DK क्षेत्र के नाम से जानते थे। जो HR क्षेत्र है साथी, यहाँ से जो है उत्खनन के दौरान नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति HR क्षेत्र से मिली हुई है, तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को तीन पार्ट में बांटा गया। देखिए यहाँ पर लिखा है HR क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहाँ से 21 मानव कंकाल भी मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो से। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़ी राजधानी कहा हुआ है। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 482 किलोमीटर की दूरी है साथी,
लेकिन पिगट ने दोनों को जुड़वा बहन कहा है, इस बारे में ध्यान रखना, ये दोनों का ज्वाइंट आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से वक्राकार ईंटें देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे ईंटा। तो साथ ही इस तरह का ईंटा हमें चनहूदड़ों से देखने को मिला है, तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे चनहूदड़ों को लेकर के, तो यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार के द्वारा किया गया। यहाँ से मनका बनाने के कारखाने, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है। यहाँ से वक्राकार ईंटें देखने को मिलते हैं। यहाँ से साथ ही आप देखेंगे लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्तरा जैसे सौंदर्य प्रसाधन भी देखने को मिलते हैं। तो ये पेपर में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां भी आपको देखने को मिलती है। करा के निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लोथल, यानी पहला होगा राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें लोथल, तो इसे हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। इसकी खोज साथ ही 1954 में SR राव के द्वारा किया गया था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्व में आप जानते हैं गोदीवाड़ा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लोथल के नगर में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था। यहाँ से 3 युग्मित समाधियां देखने को मिलते हैं। चनहूदड़ों की तरह लोथल में भी मनके बनाने के कारखाने मिले। तो कहाँ मिलते हैं मनके बनाने के कारखाने, तो लोथल और चनहूदड़ों दोनों जगह। और यहाँ से रंगाई कुंड भी मिला है, कहाँ से, चनहूदड़ों। अगला सवाल है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन कालीबंगा के संदर्भ में सही है। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। कालीबंगा गंगा नदी के किनारे पंजाब में स्थित है साहब, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा केवल एक। क्यों कालीबंगा नहीं, कालीबंगा 1951 अमलानंद घोष, ये भी वाला स्टेटमेंट सही है साथी। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, दोनों लगा दीजिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, कालीबंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा साथी, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये पंजाब लिखा हुआ है, जो कि गलत है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं सेकंड ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, घग्गर पंजाब दिया, गलत दिया है। कालीबंगा की खोजी हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में ए लिखा है, बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, कोई तो कंफ्यूजन नहीं है। कालीबंगा क्या है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान का जिला है, गंगानगर जिला है, घग्गर नदी पड़ता है। 1951 में खोज हुआ, अमलानंद घोष की, बात खत्म। हाँ, एक और बात पूछता है कि यहाँ से आप जानते हैं हल से जुते हुए साक्ष्य मिले हुए और 2 धारी मिला हुआ है। जैसे खेत होता है, आप देखिए तो दो धारी, इसका मतलब कि एक समय में लोग 2 फसल बोते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से 100 विसर्जन के 37 एग्जाम्पल मिलते हैं। एक युगल समाधियां भी यहाँ से देखने को मिलता है, और यहाँ से अंडाकार कब्र भी देखने को मिलती है। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, साफ है, ठीक है। अगला प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनमाली की खोज, इतना ज्यादा खोज होता है ना कि कंफ्यूजन बन जाता है क्या ही है। तो जैसे बनौली RS बिष्ट ने खोज किया, 1974 का समय है, ठीक है, RS बिष्ट ने खोज किया। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर RS बिष्ट। बनौली कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। लोकेशन कौन सा, हिसार जिला। नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। खोज कौन करता है, 1974 में RS बिष्ट ने किया। यहाँ से मिट्टी का बना हल या बढ़िया किस्म की जौ मिलता है। बनौली में जल निकास प्रणाली का अभाव है, यानी जैसे आपने ऊपर देखा लोथल में जल निकासी प्रणाली था, बनौली में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धौलावीरा के बारे में सही है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो कह रहा भाई ये गुजरात में पड़ता है। हाँ पड़ता है भाई, गुजरात का भचाऊ तालिका वहां पे पड़ता है, सही है। इसका मतलब होता है सफेद कुआं, सही है। ये लोग जल संरक्षण की तकनीकी से बहुत अच्छे से परिचित हैं, ये सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। धौलावीरा की बात करें तो यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। इस जिले की खोज जगपति जोशी ने किया था, कब, 1967 से 68 में। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं। यहाँ के टीले पर एक कुआं है, जिसके कारण से इसका नाम धौलावीरा पड़ा है। धौलावीरा आयताकार नगर था। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बना है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से बहुत अच्छे से परिचित हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से क्रीड़ागार यानी स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से देखने को मिला है, तो साथी स्टेडियम एकमात्र लोकेशन है धौलावीरा जहां से क्रीड़ागार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब।
धौलावीरा से केड़ागार या नेवले की पत्थर की मूर्ति पाई गई है। यहाँ धौलावीरा के मुख्य द्वार पर एक साइन बोर्ड भी मिला है, उस पर कुछ लिखा हुआ है साथ ही। धौलावीरा से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ सभ्यता और दूसरी तरफ संबंधित नदी, तो बताइए कौन सा कहाँ पड़ेगा। सूतकांगेडोर दासक नदी पर पड़ता है, तो सूतकांगेडोर दासक नदी ए का चौथा, ये गलत हो नहीं सकता। सूतकाह को सादीकौर नदी पर पड़ता है, बी का तीसरा यहाँ है, ये भी गलत हो जाएगा। और बी का तीसरा यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे देखेंगे कोटी दीजी, तो कोटी दीजी कहाँ पे पड़ता है भाई, सिंधु नदी के तट पर है ना। सी का दूसरा, अच्छा दो विकल्प एक जैसे हैं तो भाई बी या डी दोनों मार सकते हो, ठीक है। बी या डी जो भी आपने सिलेक्ट किया है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। रोपड़ जो है साथ ही सतलज नदी। एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। सूतकांगेडोर की बात करेंगे तो दासक नदी है, सूतकाह को सादीकौर नदी, कोटी दीजी सिंधु नदी, आमरी सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, राखी गग्गर नदी और कुड़ाल जो है साथ ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ लोकेशन, दूसरी तरफ संबंधित नदी। आलमगीरपुर आप जानते हैं हिंडन नदी के तट पर है, मस्करा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे रंगपुर, तो यह भादर नदी के तट पर है। मालवड़ जो है ताप्ती नदी के किनारे भगत राव किम सागर पर है, जबकि आलमगीरपुर हिंडन नदी, अम्बाखेड़ या बड़गांव ये मस्करा नदी, मांडा चिनाब नदी, भागवानपुर साथी ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हड़प्पा का स्थल और दूसरी तरफ उसको किसने खोजा था। बनावली की खोज किसने करी हुई है, तो आर.एस. बिष्ट ने करी हुई है, आपको ध्यान होगा आर.एस. बिष्ट ने करी हुई है, ना कि जगपति जोशी। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है। अब कुछ जैसे हड़प्पा की खोज आप जानते हैं दयाराम साहनी ने किया, मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी, चंद्रहुंदड़ो एन.जी. मजुमदार, लोथल एस.आर. राव ने करी हुई है, कालीबंगा अमलानंद घोष, बनावली आर.एस. बिष्ट, धौलावीरा जगपति जोशी। तो इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सूतकांगेडोर एक तरफ दिया है स्थल और दूसरी तरफ दिया उसकी खोज करता है। तो सूतकांगेडोर ऑरेल स्टाइन ने खोज किया, ए का पहला, तो पहला ही सिर्फ सही जवाब दिख रहा है। बी का दूसरा, सूतकाह खोज की जांच देश ने किया, कोटी दीजी धुर्वे ने खोजा, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा सही है। देखिए सूतकांगेडोर की खोज ऑरेल स्टाइन ने किया, सूतकाह की खोज जॉर्ज डेल्स ने किया, डाबरकोट की ऑरेल स्टाइन ने, कोटी दीजी की धुर्वे ने, आमरे की एन.जी. मजुमदार, रोपड़ की यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की हुई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ दिया है साथी उसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो आप देखेंगे बाड़ा की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी हुई है। तो इस प्रकार से पहला ही आपका हो जाएगा राइट आंसर, यही सही सुमेलित नहीं है। देखिए बाड़ा की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी हुई है। सगोल की एस.एस. तलवार या आर.एस. बिष्ट ने खोज की हुई है। मिताथल की सूरजभान, राखीगढ़ की सूरजभान, कुड़ाल का जगपति जोशी या आर.एस. बिष्ट ने, रंगपुर एस.आर. राव, सुरकोतरा जगपति जोशी ने इसकी खोज की हुई है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई थी। आलमगीरपुर की खोज किसने करी हुई है। भारत सेवक समाज, किसने, भारत सेवक समाज। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे मालवड़ की खोज तो जेपी जोशी ने किया था, आलमगीर की खोज भारत सेवक समाज, मांडा की खोज जेपी जोशी, भगवानपुर की खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ के किसी भी स्थल से मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। क्या सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं था, तो हाँ अभी तक मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ का शासन बड़े वर्ग के हाथों में था, अभी भी ऐसा लगता है कि जो शासन व्यवस्था है साथी वो महान वर्ग के हाथों में था। सही है, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर से मंदिर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हुए हैं। हड़प्पा का शासन संभवतः बड़े वर्ग के हाथों में था। इतिहासकार हंटर के अनुसार सिंधु सभ्यता का प्रशासन जनतांत्रिक पद्धति से चलता था, जबकि मैके कहते हैं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि का शासन था, जैसे आज के समय में है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? नगरीय सभ्यता है, दास प्रथा का प्रचलन था क्या? तो हाँ था, माना जाता है। सिंधु समाज मात्र प्रधान थी, बिल्कुल सही है, डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो नगरीय सभ्यता है, मात्र प्रधान है, निवासी खाने पीने वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन भी हैं, आभूषण में सोने चांदी और माणिक्य पहनते हैं, हाथी दांत और शंख का उपयोग अलंकरण करने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए महिलाएं पहनती हैं। आप सोचिए हाथी के दांत का चूड़ी। नौसारों में आप देखेंगे तो सिंदूर लगाए जाने का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। स्त्री जो मांग में सिंदूर लगाती है, जैसे आज की स्त्रियां लगाती है वैसे ही, मतलब स्त्रियां सोचिए उसी समय से कितनी शौकीन थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज बढ़ता जाएगा, समाज गंदा होता जाएगा और महिलाओं से कई सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थल से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं? मिट्टी के हल के खिलौने मिले हुए हैं तो मोहनजोदाड़ो और बनावली। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा साहब, सही जवाब, राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन एग्रीकल्चर था, पशुपालन है, शिल्प और व्यापार, ये चार काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ के लोग नवंबर दिसंबर में फसल को बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, मतलब बरसात खत्म तो फसल बुआई और बरसात आते ही फसल कटाई। कृषि के लिए लोग फावड़ा या फाल का कोई ऐसा साक्ष्य मिलता नहीं है। लकड़ी के हल का लोग प्रयोग करते थे और पत्थर का हाशिया से काटते थे। मोहनजोदड़ो और बनावली से हमें मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। इससे हम कह सकते थे लोग जो है हल का प्रयोग करते थे, लेकिन हल कैसा होता था? लकड़ी का होता था। अब तो नहीं है, ट्रैक्टर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? सिंधु सभ्यता की किसी भी प्रस्थल से नहर या नालों से सिंचाई का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। लोथल से चावल के अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी हमें प्राप्त होती है। रंगपुर राजस्थान में स्थित एक हड़प्पी स्थल है। रंगपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है क्या? है नहीं ना, रंगपुर और लोथल ये गुजरात की लोकेशन है, रंगपुर है ना। तो एक और दो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका सही जवाब यानी राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और, तो यहाँ के किसी भी अभी तक नहर या नालों से सिंचाई का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कृषि के लिए नदी जल का प्रयोग करते हैं या वर्षा जल का पानी रोकते थे। बनावली से बढ़िया किस्म के जौ मिलता है। लोथल से आप देखेंगे चावल की ओर से, रंगपुर से धान की भूसी। रंगपुर और लोथल ये दोनों लोकेशन गुजरात में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही नहीं है? यहाँ के लोग गन्ने की खेती से परिचित थे? नहीं, गन्ने की खेती लोग नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही आपका हो जाएगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं दिया तो पहला हो जाएगा। देखिएगा यहाँ के लोग गन्ने का ज्ञात नहीं था। कपास सिंधु सभ्यता के लोगों की मूल फसल थी। मेहरगढ़ में पाए गए कपास के साक्ष्य विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब पूरे विश्व में कपास नहीं होता था, हमारे यहाँ तभी होता था। सिंधु सभ्यता में अनाज को संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चाकी के दो पार्ट देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ ओडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8881716810 पे। आप कंटेंट दे सकते हैं, कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होता है। और इसकी प्राइस भी अभी जो है साथी वो एकदम से बहुत ही आसान सी फीस रखी गई है, तो इतनी ही हेल्प की राशि है साथी, आप इतना कर सकते हैं। तो 8881716810 पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। लिखने से छुट्टी पा जाएंगे आप, अच्छे से प्रिंट करा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।